गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का अकेडमी पर। चलो स्टार्ट करें अपन लोग। एक्चुअली कैमरा काम नहीं कर रहा था तो मैं तो टेंशन में आ गया। मैंने कहा पता नहीं काम करेगा कि नहीं करेगा। 4-5 बार रिफ्रेश करा तो एक बार मैं बस अपलोड कर लेता वो आपके फाइल और फिर अपन टेस्ट स्टार्ट करते। राइट, एक सेकंड वेट करिएगा बस। क्या सिस्टम है पता नहीं आज। चलो स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। क्या इतनी देर आवाज नहीं दिख नहीं रहा था क्या कुछ? शो नहीं हो रहा था क्या? वॉइस नहीं आ रही थी? क्लियर है ना? चलो ठीक है, तो स्टार्ट करें। और मौर्य साम्राज्य से संबंधित है टेस्ट अपना। इसके बाद का जो टेस्ट होगा वो मौर्योत्तर से है, फिर गुप्त काल से है, फिर गुप्तोत्तर काल से है। तो ये ध्यान रखना है, पूरा शेड्यूल अपडेट है। जो लोग प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं वो एसपी सुरेश कोड यूज करके करेंगे। एसपी सुरेश कोड के यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 1 ईयर में आप 6300 और 2 ईयर के लिए आप 7560 में एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको सारे एजुकेटर्स की क्लासेज मिल जाएंगी। मेरी क्लासेस तो है ही है। और जनवरी से अपन लोग नया बैच स्टार्ट करेंगे, उसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, सारे बैचेस का एक्सेस मिलेगा आपको, कोई चिंता की बात नहीं है। और ये क्लासेस का तो आपको आइडिया होगा ही। मॉर्निंग में 11 बजे जो है वो यूट्यूब पे क्लास होती है। 9th क्लास की आरबीएससी की बुक कर रहे हैं अपन लोग। और शाम को 4 बजे प्लस पे क्लास होती है। शाम को 9:30 बजे यूट्यूब पे हिस्ट्री की क्लास होती है। राष्ट्रकूट वगैरह पढ़ेंगे आज हम लोग। और स्पेशल क्लास होती है साइंस टेक की वेडनेसडे एंड सैटरडे को। तो इस सैटरडे को होगी। ट्यू फ्राइडे को टेस्ट होता है, तो कल ये फ्राइडे, कल मौर्योत्तर काल का टेस्ट होगा। मौर्योत्तर काल को, ठीक है। चलो, कौटिल्य द्वारा लिखित, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है पहला। प्रसिद्ध पुस्तक का नाम निम्नलिखित में से क्या है? कौन सा नाम है? पूछना ही नहीं चाहिए था मेरे को। हंड्रेड परसेंट आंसर आना चाहिए इसका, है ना? सबका सही होना चाहिए। लेकिन कुछ मेरे भाई हैं, 7% लोग ऐसे हैं जो गलत कर रहे हैं इसको। अर्थशास्त्र के बारे में, शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था जो है वहां की, राजनीति है, उसके बारे में जानकारी। अर्थशास्त्र में इकोनॉमी नहीं है, राजनीति है, प्रशासन है वहां का। ठीक है ना? और इसमें कौटिल्य यानी किसके? चाणक्य के विचार है, विष्णुगुप्त के। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए हैं। इन राजाओं का सही क्रम बताना है आपको, कौन कौन से हुए। अच्छे से करवाया मैंने आपको क्रम, सॉरी। ये तो बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। देखो, वैकेंसी वगैरह की चिंता किए बिना अपन स्ट्रेटेजी प्रिपरेशन है उसको बनाए रखिएगा, छोड़िएगा मत। ठीक है ना?
चंद्रगुप्त है, बिंदुसार है, अशोक है, ये तो वैसे ही याद है, आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, पढ़ने की क्या जरूरत है इसमें, है ना। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? काफी सारे स्थान है अशोक के, कितने आपको ध्यान है देखें। कंधार, ब्रह्मगिरी, जोगोड़, गिरनार, लुम्बिनी, कहां से प्राप्त हुए हैं? ये थोड़ा फैक्चुअल है, तो मैप से करिएगा इसको, मैप के अंदर स्थान लोकेट कर लीजिएगा, यहां से मिला, यहां से मिला, फैक्चुअल है ये, कुछ कर नहीं सकते इसमें, रटना मत, मैप में डिनोट करना, जैसे रिवर्स को करते ना अपन लोग, वैसे नदियों की तरह सभी जगहों से प्राप्त हुए हैं, कंधार से भी, ब्रह्मगिरी से भी, जोगढ़ से भी, गिरनार से भी, लुम्बिनी से भी, सब जगह से। कर और नजराना ध्यान से करना, कॉमन सेंस से क्वेश्चन हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। कर और नजराना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर अनियमित ढंग से एकत्रित किए जाते थे, नजराना जो है राज्य द्वारा नियमित रूप से लिया जाता था। कॉमन सेंस लगाइएगा, कर लोगे। भाई कर जो है ना, वो नियमित ही लिया जाता है, टैक्स कैसे नियमित ढंग से लिया जाएगा? नजराना जो होता था वो इच्छा से देते थे लोग, तो इनिशियली वैदिक काल में ये इच्छा से था, और मौर्य काल में भी है ये। मौर्य काल के अंदर जैसे दूर दराज के क्षेत्र होते थे, वैसे मौर्य काल में ज्यादातर राजा नदियों के मार्गों पर इन पर नियंत्रण रखने की कोशिश करता है। दूर दराज के जो क्षेत्र थे यहाँ पर, तो इनका मुख्य उद्देश्य होता था कि यहाँ से कोई हमारे ऊपर हमला ना करे, और वहां के आसपास के जो लोग होते थे ना, उनसे जो ये देते थे वो ले लेते थे, उसे नजराना बोलते थे। जो टैक्स या जो कर है ना, ये नियमित रूप से वसूला जाता था, और इसका प्रभाव आसपास के क्षेत्र में ज्यादा रहता था, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ऑप्शंस फोटो पर आ रहे हैं, समझानी में। मेरी फोटो तो साइड पे है, फोटो तो मेरी यहाँ है, बीच में वहां पर आई हुई है क्या? मेरे तो साइड में दिख रही मेरे को तो फोटो। चलो, मौर्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में राज्यपाल के रूप में भेजा जाता था, मौर्य प्रशासन बताइएगा। जहां पर सम्राटों का सीधा शासन था, वहां राजा द्वारा अधिकार कर वसूला जाता था। बताइएगा, देखिए कौन से सही है। राजा द्वारा, अधिकारी द्वारा कर वसूला जाता, मैंने अधिकारा बोल दिया, अधिकारी द्वारा वसूला जाता। अच्छा, तुम में से पटवारी कितने लोग दे रहे हैं? ऐसा भी कोई है कि जो पटवारी दे रहा हो? तो दोनों ही सही है। राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में राज्यपाल के रूप में भेजा जाता था, जहां पर सम्राटों का सीधा शासन था, वहां राजा द्वारा अधिकारी पर कर वसूलते थे। तो दोनों ही सही है। भेजते नहीं थे क्या? अशोक नहीं गया था क्या गवर्नर के रूप में? उसका बड़ा बेटा नहीं गया था क्या? गए थे ना। और अधिकारी कर वसूलते थे जहां उनका नियंत्रण होता था, दोनों ही सही है। तो रोज टेस्ट कर देंगे शाम को 7:30 बजे, 1 घंटे का। एक दिन पॉलिटिक, 2 दिन पॉलिटिक रख लेते हैं, 2 दिन ये रख लेते हैं, तो रिवीजन हो जाएगा आपका। बीच बीच में ज्योग्राफी का रख लेते हैं, नहीं ऐसा कर लेना। ठीक है, चलो लास्ट में लास्ट में अपन लोग डिस्कस करेंगे इसको। अभी दिमाग में है, मैंने पहले विचार नहीं बनाया था।
लेकिन बहुत सारे लोग मेरे मैसेज करते हैं कि सर हमारा पटवारी है, रिवीजन हो जाता, तो मैंने कहा पूछ लूं, एक बार पूछ लूं मैं। मौर्य प्रशासन, लेकिन क्वेश्चन आरएस लेवल के रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्र या प्रांतों पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। ध्यान से समझिएगा बात। मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्र में या प्रांतों पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन होता था। मौर्य शासक के आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे, पर इन प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना देते थे। लास्ट में डिस्कस करेंगे, तुम लोगों की राय होगी वैसे कर लेंगे, 5 मिनट लास्ट में डिस्कस करेंगे। ये सारी बातें सही है। यदि आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो सब लिखा हुआ है वहां, और यदि आपने नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चंस। मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्र ये थे, नक्शिला उज्जैन, यहां से प्रांतीय जो क्षेत्र था वहां प्रशासन होता था। नदियों पर नियंत्रण रखते थे, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले कि जो आवागमन के मार्ग थे वहां पर नियंत्रण रखते थे, और वहां के आसपास के लोग जो है वो जो देते थे लेते थे। ऐसा नहीं कि वहां पर सिर्फ नजराना होता था, वहां नजराना भी था, वहां कर भी था, भेंट भी थी, ये सारी चीजें वहां थी। टैक्स भी लेते थे, ऐसा नहीं कि सब जगह छूटी थी, लेकिन नजराने का भी प्रावधान था इस तरह के क्षेत्रों में। जो आसपास के क्षेत्र होते थे वहां मेनली नियमित रूप से कर लिया जाता था, ऐसा होता था। ऑफिसर राजा को ही तो है सब, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं पता। चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, उसका नाम क्या था? दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है। सबका ही सही होना चाहिए था। मेगास्थनीज ने भारत में जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। सम्राट के विषय में उसके विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सम्राट के जनता को सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न होता था। उसने बताया, चंद्रगुप्त ने जो वर्णन करा सम्राट के बारे में वो बताया। उनके अंगरक्षक सोने व चांदी से सजे हथियारों पर सवार रहते थे। हाथियों पर, मैंने सोचा हथियार, हाथियों पर सजे रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर के चलते थे। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। कौन सा सही बताना, देख मेरे को पता नहीं इसमें लैंग्वेज में कैसे अजीब लगा है थोड़ा सा। देखो ये पेड़ों जैसा कोई कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन ये मेरे को एकदम दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा। ये तो सही है, सम्राट के जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न होता था। हाँ, पालकी में बैठ करके उस तरीके से होता था। अच्छा, एनसीईआरटी में है ये लाइन, ठीक है फिर। तो उस तरीके से होता था ये। और एक सोने व चांदी से सजे हाथी होते थे अंगरक्षक, और सजे हाथियों पर सवार रहते थे, और पेड़ों को लेकर भी चलते थे। एनसीईआरटी में लाइन है तो ध्यान है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा ये लाइन पेड़ों वाली। और ये बात सही है कि अंगरक्षक वगैरह जो महिलाओं से घिरे रहते थे, हथियारबंद महिलाएं होती थी उससे घिरे रहते थे, और एक खाना वगैरह चख के खाते थे, एक ही कमरे में जो है वो एक दिन से ज्यादा नहीं रुकते थे। इस तरह की चीजें वो अपनी सुरक्षा के लिए करते थे। ठीक है ना? हाँ, तो ये लाइन एनसीईआरटी में है तो एनसीईआरटी से ही है, ध्यान रखिएगा। मेरे दिमाग में ऐसा कुछ क्लिक कर रहा, लेकिन एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा। तो मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग में था। ध्यान रखिएगा, उज्जैन जो है
उत्तर पश्चिम का जो आवागमन का मार्ग था उसमें था। आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंतर थे। जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला रीजन है वहां भी मौर्य शासन था। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। उज्जैन उत्तर पश्चिम वाले मार्ग पे नहीं पड़ेगा। समझ गए पहले बात? बता रहा हूं क्यों नहीं। तो उत्तर पश्चिम पे नहीं पड़ेगा, ये बात तो सही है ना। तो क्या लिखा मैंने, 9 का क्या दिया आपको आंसर? बी दिया ना। हाँ। और आधुनिक पाकिस्तान बी दिया था ना। हाँ। आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे, ये बात सही है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विचार अर्थशास्त्र में, चंद्रगुप्त मौर्य के नहीं है बल्कि किसके हैं? किसके? चाणक्य के विचार है। समझ गए ना? हाँ, चाणक्य कौटिल्य के है, चंद्रगुप्त मौर्य के विचार नहीं है, इसलिए गलत है। ठीक है। अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाया। अशोक के ज्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। तो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए था। और इसको बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। अरे भाई, ये बात तो सही है कि पहला ऐसा शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित करा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। खरोष्ठी लिपि नहीं थी, ब्राह्मी लिपि थी। ब्राह्मी लिपि थी, और उस टाइम पे ज्यादातर लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। और वहां पर जैसे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है ना, रामायिक लिपि का यूज करा, लेकिन बाकी क्षेत्रों के अंदर जो मेन अपना एरिया है भारत वाला, उसमें ब्राह्मी लिपि थी। तो आपके उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है ना, कंधार के आसपास वाला क्षेत्र, वहां पर वो थी। मेनली ब्राह्मी लिपि का यूज हुआ, ध्यान रखना। ज्यादातर अभिलेख उनके ब्राह्मी लिपि में ना कि खरोष्ठी लिपि के अंदर। ठीक है। और ये बात सही है कि कलिंग युद्ध का वर्णन करा था उनके 13वां जो अभिलेख है उसके अंदर है, ये 13वें अभिलेख के अंदर है। कलिंग युद्ध में जनहानि से दुखी होकर अशोक ने धम्म का पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। धम्म के संदर्भ में उसके विचारों को देखिए। अशोक का मानना था कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। वह चाहता था कि उसके बाद उसके बेटे और पोते भी युद्ध नहीं करें, इसके बदले वे धम्म की को बढ़ाने में योगदान करें। मतलब बेटों पोतों का भी ठेका था उसका। बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। एनसीईआरटी से ये सारे क्वेश्चंस पता चल रहा है आपको? दोनों बातें सही है, और ये तो मेरे हिसाब से 6th क्लास की एनसीईआरटी में मिल जाएगा सारा। तुम्हें लग रहा हो कि बहुत भारी क्वेश्चंस करा रहे हैं, मेरे हिसाब से ये तो 6th क्लास की एनसीईआरटी में पता है। यदि आपने मैंने एनसीईआरटी पढ़ाई थी 6th क्लास की उस टाइम पे, यदि वो भी आपने अच्छे से कवर कर लिया ना तो भी हो जाएगा। अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करी थी। अन अधिकारियों को किन नाम से जाना जाता था?
बोलो, इतने लोगों ने गलत करा इनको। अरे भाई पोल क्यों नहीं आया? धम्म महामाथ इन नाम से जाना जाता था इनको, ये भी गलत कर दिया आपने हैं। हाँ तो धम्म महामाते वही तो है ही फिर। धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने जिन साधनों का प्रयोग किया उनके संदर्भ में बताइए क्या सही है। अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाए थे। उसने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे राजा के संदेशों को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़े नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में दूत भेजे थे। और ये 6 क्लास की बुक में ये सारी चीजें मैंने आपको कवर करवाई है। ज्यादातर लोगों ने सही करा है, सारी सही है। शिला और स्तंभ भी खुदवाए थे। पढ़कर सुनाओ, जो अनपढ़ है उनको पढ़ के बताओ, है ना। और सीरिया, मिस्र, श्रीलंका वगैरह भेजे थे ना। कुछ यदि नहीं आ रहा है ना तो कुछ नेट का इश्यू होगा आप लोगों को। तो तीनों ही बातें सही है। श्रीलंका तो बेटे बेटी को भी भेजा था, याद है। आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में किससे विकसित हुई है? मैंने आपको बता ही दिया था। ब्राह्मी से हुई ना, ज्यादातर विकास ब्राह्मी से ही हुआ, ठीक है ना, ब्राह्मी से ही हुआ। अपनी प्रजा के लिए अशोक द्वारा दिए संदेशों के बारे में आप बताना है आपको। विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले अनुष्ठान किसी काम और कर्मकांड किसी काम के नहीं है। उसने कर्मकांड के स्थान पर दूसरी रीतियां बताई। ये रीतियां है अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों और श्रमणों को दान देना। मतलब कौन सी बात सही है? बताओ कौन सी बात सही है। भाई अनुष्ठान और कर्मकांड का विरोध नहीं करा था क्या अशोक ने? करा था नहीं करा था? और ये भी नहीं कहा था कि दासों के साथ अच्छा व्यवहार करो, नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करो। धम्म की नीति में क्या है? अशोक की धम्म की नीति में क्या है? और कर्मकांडों के विरुद्ध थे वो। ब्राह्मण अशोक से क्यों चिढ़े थे बताओ तो? यदि अशोक ने कर्मकांडों को और अनुष्ठानों का विरोध नहीं करा तो ब्राह्मण क्यों चिढ़े हुए थे उनसे? यही सबसे बड़ा कारण है। हाँ, मौर्य वंश की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सही नहीं है? गलत बताना है आपको, है ना। ईसा पूर्व 4वीं सदी में मगध पर नंद राजाओं का शासन था। मगध उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सेना को संगठित किया और नंद राजा को पराजित किया। और गणानंद एक लोकप्रिय राजा था। ये तो आराम से कर सकते हैं।
घनानन लोकप्रिय राजा तो नहीं था, इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी ना। एक दुष्ट था वो, जो कि 24 घंटे मौज मस्ती में डूबा रहता था, जनता त्रस्त थी उससे। हाँ, शराबी था। सिकंदर के आक्रमण के संदर्भ में बताना है कि कौन सा सही है। यूनानी राजा सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में पंजाब पर हमला किया था। सिकंदर ने हकमानी सम्राट को हराकर उसके साम्राज्य को जीत लिया था। मेरे हिसाब से ये ईरान का सम्राट है। सिकंदर, उसी का कब्जा था इस क्षेत्र में। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुई थी। सारी बातें सही है। अच्छा, 323 में नहीं थी तो कब हुई थी? फैक्चुअली मैं बहुत, 326 है ये मेरे को पता है, अभी 323 में नहीं हुई थी, कब हुई बताओ। फिर 323 ही है। चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में हरा दिया था। चंद्रगुप्त का शासनकाल समाप्त होने तक समूचा उत्तर भारत मौर्यों के अधीन आ गया था। बताओ देखें। लग दोनों ही सही है, क्या गलत लगा आपको? 305 में करा था, हरा दिया था उसको, शादी वादी भी हो गई थी, हाथी भी का आदान प्रदान हो गया था, बहुत सारी चीजें आई गई थी। उत्तर भारत में लगभग कंट्रोल था ही इनका पूरा। बिंदुसार के संदर्भ में, हाँ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिंदुसार के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य दक्षिण में मैसूर तक फैल गया था। बिंदुसार की दक्षिण के राज्यों के साथ मैत्री थी। केवल कलिंग प्रदेश, ओडिशा और सुदूर दक्षिण के राज्य उसके साम्राज्य में नहीं थे। सारी बातें सही है। देखो, मौर्य साम्राज्य जो था ना, उसमें बिंदुसार, अशोक से पहले तक ये लगभग दक्षिण तक फैल गया था, और कलिंग को नहीं जीत पाया था, और तमिलनाडु इनके क्षेत्र में नहीं था। फिर अशोक जो है उसने फिर कलिंग को भी विजय करा, कलिंग और तमिलनाडु को छोड़ के लगभग क्षेत्र जीत लिया था। तो कलिंग पर नियंत्रण किसने करा? फिर अशोक ने करा। अभिलेखों में किस शासक को का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवानाम प्रिय के नाम से है? बहुत आसान क्वेश्चन है। तो गलत करना ही मत। एक दो जगह को छोड़ करके यही नाम मिलता है ज्यादातर जगह। अशोक का ज्यादातर नाम यही मिलता है, पता है ना, प्रियदर्शी
और देवानंप्रिय। 20 क्या था? अच्छा ठीक है, ये कर दो। 20 रह गया था ना, ठीक है ठीक है। चलो ये रहा 20। अशोक के कलिंग युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक ने कलिंग को जीतकर अपने शासन में मिला लिया। युद्ध से पीड़ित स्त्रियों और बच्चों को देखकर अशोक को बहुत दुख हुआ। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने प्रण किया कि वह कोई युद्ध नहीं करेगा। इस बार क्या हो गया डाबू? 100% ही सही है। हाँ, ऐसा तो एक दो मौके पे ही हुआ है मेरे जीवन में। वाह, 100% सही है इस बार, बताने की जरूरत ही नहीं है। चलो। अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? अशोक की राजाज्ञाओं को, मतलब राजा की जो आज्ञा थी, अशोक की जो आज्ञा होती थी, उसको अभिलेखों में समझाया गया है। अधिकांश जो राजा की आज्ञाएं ख्रोस्ती लिपि में है। अशोक के अभिलेखों की भाषा आमतौर पर प्राकृत थी। अशोक की कुछ राजा की जो आज्ञाएं थी वो यूनानी भाषा में थी और अफगानिस्तान में खुदवाई गई थी। बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। तो ख्रोस्टी लिपि नहीं थी, बल्कि अधिकांश किसमें है? ब्राह्मी लिपि में। अशोक से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। वे इंसानों और गलत बताना है। गलत बताना है, ये गलत, असत्य बताना है, गलत शब्द दिया है। वे इंसानों और पशुओं की हत्या पर रोक लगाने के विरुद्ध था। इसकी इच्छा थी कि विभिन्न धर्मों के अनुयायी आपस में शांति और सौहार्द से रहे। उसने युद्ध नहीं करने का वचन दिया था। उसने धार्मिक अनुष्ठानों में पशुओं की बलि देने पर प्रतिबंध लगाया था। कौन सा गलत है वो बताना। उस टाबर इसको भी गलत कर रहे हैं यार। मेरे को नहीं समझ आ रहा कि इसको गलत क्यों कर रहे हैं। पशुओं और इंसानों की हत्या पर रोक लगा दी थी उसने, विरुद्ध कैसे होगा? धमकी धमकी नीति अपनाई तो रोक लगा दी थी उसने। तभी तो यज्ञ वगैरह की चिढ़ मची थी ब्राह्मणों को। जब मौर्य प्रशासन जो है, मौर्य शासन खत्म हुआ, जब मौर्य प्रशासन खत्म हुआ तो सबसे पहले ब्राह्मणों ने दाढ़ कुचलना शुरू करा। मौर्यकालीन कला के संबंध में सही कथन बताना है। अशोक की जो आज्ञाएं थी उन्हें चट्टानों और बलुआ पत्थर के ऊंचे स्तंभों पर खोदा गया था। स्तंभ जो थे उन पर खोदा गया था। प्रत्येक स्तंभ के सिर पर हाथी, सांड या इनमें से या सिंह में से किसी एक की प्रति या किसी की प्रति थी। हाथी, सांड या सिंह की प्रति मिलती थी या प्रतिमा मिलती थी। हाँ, प्री में कैसे क्वेश्चंस आएंगे आप चिंता मत करो, बहुत क्वेश्चंस कराएंगे, मिल ही जाएंगे आपको। प्रियंका जी, आप प्री पास हो जाएंगी इतना पता है मेरे को, क्वेश्चन का मेरे को नहीं पता है। हाँ, सभी के ऊपर था, या तो हाथी की थी या सांड की थी या सिंह की थी।
तीनों नहीं कह रहे। हाथी, सांड या सिंह की प्रतिमा बनाई गई थी? बनाई गई थी। किसकी बनाई थी? यही तो पशु थे। ठीक है, पास हो जाओगे आप, मैं क्या करवा दूं, तो मेहनती हो, पास हो ही जाओगे। कौटिल्यन अर्थशास्त्र में समझाया है कि एक अच्छे शासन का संगठन किस प्रकार किया जाए। किस प्रकार योजनाबद्ध रूप से राजस्व, जिसमें भू राजस्व सम्मिलित है, संग्रह करना चाहिए। धन अर्जित करना चाहिए तथा अर्जन की विधि सीखनी चाहिए। एक अर्थपूर्ण जीवन जीने की कला सीखनी चाहिए। कौन सा सही है? ध्यान से करिएगा। एक अच्छे शासन का संगठन किस प्रकार किया जाए, यही तो पूरी कहानी तो यही है। मौर्य साम्राज्य जो 100 से कुछ अधिक साल तक टिका रहा और अशोक की मृत्यु के बाद छिन्न भिन्न हो गया, तो उसके विघटन के क्या कारण थे? अशोक के उत्तराधिकारी दुर्बल थे और वे साम्राज्य का शासन अच्छी तरह संभाल नहीं सके। विशाल सेना और विशाल प्रशासनिक सेवा का खर्च उठाने के लिए भी भारी धन की आवश्यकता थी, जो वो नहीं दे सके। साम्राज्य के विभिन्न प्रदेश अत्यधिक दूरी पर स्थित होने के कारण शासन जो था उससे संपर्क, या प्रशासन था उसका संपर्क वहां ठीक से नहीं रहा, या कठिनाई होती थी। लगभग लोगों का सही है, और ये इसमें कुछ ऐसी बात है ही नहीं। मैंने समझाया है कि एक तो अयोग्य उत्तराधिकारी वे, दूसरा वे कि इनके पास सेना बहुत बड़ी थी, सेना को खत्म नहीं किया था अशोक ने, बिठा के रखा, ये लड़ना ही भूल गए, और खर्चा उतना का उतना जा रहा था। ठीक है ना, और उतना प्रशासन भी कुशल नहीं रहा इनका कि दूर दराज में ये अपना नियंत्रण बनाए रखे, ये भी चीजें थी। मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है, ये बताना है। किसान अपनी उपज का 10वां हिस्सा कर के रूप में देते थे। कॉमन सेंस लगाइए। इस काल में किसानों से सिंचाई कर लिया जाता था। मौर्यों का प्रशासन पूर्वोत्तर भारत को छोड़कर तमिलनाडु सहित सारे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था। बहुत सारे लोगों ने गलत करा है। आदत पड़ गई क्या तुम्हें एक ही तरह का आंसर करने की? एक जगह अशोक जो है, मैंने यहां पर आपको बताया था, याद है क्या? एक जगह अशोक ने 1/8वां भाग कर दिया था, करा था ना? तो 1/8वां भाग जब वो करता है, तो वो ये नहीं पता है कि कितने से करता है, तो ये नहीं पता कि 1/6 से 1/8 करता है, 1/4 से 1/8 करता है। अनुमान लगाते हैं कि 1/6 से 1/8 करा होगा। सही बात है ना? तो 10वां हिस्सा करके रूप में देते थे, ऐसा तो कहीं था ही नहीं। पहले कितना था? 1/4 था, 1/6 नहीं पता। नहीं, 1/10 का सवाल ही नहीं, क्योंकि घटा करके कम करके 1/8 कर देते हैं, ये व्याख्या मिलती है। 1/8 कम कर देते हैं, व्याख्या कर मिलती है कि 1/8 कर दिया था कम करके। लेकिन पहले कितना था ये तो मिलता ही नहीं है, तो 1/10 का तो सवाल ही नहीं है। हाँ, तो ये गलत होने से यही काम हो गया।
और तमिलनाडु सहित सारे पूर्वोत्तर भारत में और तमिलनाडु दोनों जगह इनका नियंत्रण नहीं था। ना तो तमिलनाडु में नियंत्रण कर पाए, ना पूर्वोत्तर में कर पाए, नॉर्थ ईस्ट में कर पाए। ठीक है ना, तमिलनाडु पर नहीं था। अभी तो बताया मैंने पीछे। अशोक के अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक अभिलेखों के सहारे अपनी प्रजा को संबोधित करने वाला पहला भारतीय राजा था। इन अभिलेखों को 5 श्रेणियों में बांटा गया था। यह अभिलेख सिर्फ ब्राह्मी लिपि में है। उस टाबरों को तो आदत ही पड़ गई है बस। उनको लगता है एक ही ऑप्शन सर ने रामायण बता रखा है, बस वही होगा। अरे ऐसे थोड़ी होगा, फिर तो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी है? ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, सिर्फ ब्राह्मी लिपि में नहीं है ना। अभी तो बताया मैंने नॉर्थ ईस्ट में किस लिपि में है, उत्तरी पूर्वी राज्यों में दूसरी लिपि नहीं है। अरेमाइक लिपि नहीं है क्या? तो रामायण का मतलब ये थोड़ी ही है कि तुम्हें कुछ आए ही नहीं और फिर तुम स्वर्ग में ही करो। ब्राह्मी लिपि में नहीं है तो 3 नहीं होगा तो अपने आप ही हो जाएगा सारी चीज। 5 श्रेणियों में बटे हुए थे। लघु शिलालेख, वृद्ध शिलालेख, पृथक शिलालेख, वृद्ध स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख, 5 श्रेणियों में बटे हुए थे। सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध के संदर्भ में कौन से कथन गलत है बताना। अशोक ने राजा बनने के बाद केवल कलिंग का युद्ध किया था। इस युद्ध के संदर्भ में ही अशोक के अभिलेख में सतहस्तर शब्द का प्रयोग किया गया है। कलिंग युद्ध राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद किया गया। इस युद्ध का वर्णन 11वें शिलालेख में किया गया है। कि मेरे को तो इसमें काफी सारे डाउट है। देखो अशोक के पहले अपने, हाँ यहां तो देखो 11वें शिलालेख में तो नहीं है, 13वें शिलालेख में है ये भी बात है। लेकिन ये केवल कलिंग युद्ध करा ये सही नहीं है। केवल कलिंग थोड़ी करा था। अब ये कि आप ये अंदाजा लगाना चाहो, हाँ ये अंदाजा लगाना चाहो तो देखो अपने 100 भाइयों को तो उसने मार दिया था, लेकिन आप कहोगे राजा नहीं बना था। ये कहना चाह रहे आप तो अलग बात है। तो मेरे को ये केवल वाला सेंटेंस है थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। एक ही था क्या? देखो ये देखने डाउट करने वाली, ये सोचने विचारने वाली बात है। अच्छा एक ही है क्या? हाँ एनसीईआरटी से ही लिया गया है, यदि ऐसा है तो एक ही है, क्योंकि इसका दूसरा युद्ध। अब देखो 2 जगह है इसका। एक तो पहले वो एक राज सिंहासन ग्रहण करता है ना, उसके बाद में उसका राज्याभिषेक किया जाता है, 4 साल का अंतर होता है। उसमें तो बहुत सारे युद्ध करे थे उसने, लेकिन राज्याभिषेक के बाद में सिर्फ कलिंग ही करा था। तो ध्यान दे लेना बस कि एक ही युद्ध था क्या। एक बार मैं भी इसको एनसीईआरटी में चेक कर लूंगा कि एक ही युद्ध करा क्या उसने और कोई नहीं करा क्या। हाँ 8वें वर्ष बाद करा ये भी सही है, 13वें अभिलेख के अंदर है ये भी सही है, 11वें में नहीं है, 8 वर्ष बाद हुआ ये भी सही है। सो वो शब्द भी मिलता है ये भी सही है। केवल शब्द को लेकर के मेरे को थोड़ा सा संदेह है। मेरे को यही देखना है, मैं कह रहा हूं इसमें मेरे को संदेह है, बाकी में कोई इश्यू नहीं है, चेक कर लेंगे। हाँ ठीक है एनसीईआरटी में लिखा है, एक बार चेक कर लेंगे। एनसीईआरटी से ही तो गलत थोड़ी बनाया होगा, लेकिन मेरे को खुद को संदेह इसलिए कह रहा।
अशोक की धम्म नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने हर हालत में शांति की नीति ग्रहण को तथा अपनी सेना को विघटन कर दिया था। हर हालत में शांति और सेना का विघटन कर दिया। उसने बौद्ध धर्म से संबंधित स्थानों की यात्राएं की। उसने बौद्ध धर्म को तीसरी संगति का आयोजन करवाया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको, उससे भी आप मैच करने की कोशिश करो ना तो ही हो जाएगा। अरे भाई, सेना का विघटन कहां कर दिया था? कहां कर दिया था? नहीं करा था ना विघटन। बैठी रहती सेना, धार्मिक कार्यों में लगाया, विघटन नहीं करा था। ये बात ध्यान रखना आप। तो एक गलत होते ही काम हो जाएगा अपना। तो अशोक द्वारा नियुक्त अधिकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दम्म महामात्र को अधिकारियों को पुरस्कार और दंड देने का अधिकार सौंपा गया था। ध्यान से करिएगा, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। समाज में धर्म का प्रचार करने के लिए राजुक की नियुक्ति की गई थी। अरे भाई, उल्टा है। समाज में धर्म का प्रचार करने के लिए ये है, और राजुक जो है ये दंड देने के लिए, पुरस्कार और दंड देने के लिए। समझ गए? उल्टा है। दम मात्र प्रचार करने के लिए और दंड देने के लिए राजुक है। उल्टा है बस। अशोक द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों के संदर्भ में विचार करना है। पशु पक्षियों के शिकार पर रोक लगा दी। सभी प्रकार के सामाजिक उत्सवों को बंद करवा दिया गया। राज्य ने अनेकता में एकता स्थापित करने का प्रयास किया। बताना है कौन सा सही है। कुछ तो टाबरयान का है, एक ही मंत्र में चले। पान की मतलब नहीं, क्वेश्चन का ही है। पान उत्तर ठा है, क्वेश्चन पढ़े ही नहीं है मैं तो। गुरु जी आम खाओ पेड़ के नहीं गिनो। जब उत्तर को उठाया तो क्वेश्चन उगाई करा है। अरे बावड़ो तो हमेशा हमेशा डी आंसर थोड़ी होता है। शिकार पर रोक लगाई, सही बात। उत्सवों पर रोक नहीं लगाई। सभी प्रकार कैसे रोक लगा? ऐसा क्या अशोक जैसा महान शासक ऐसा करेगा क्या? नहीं करेगा ना। तो इतना कॉमन सेंस भी लगाओ यार। मैंने कब कहा कि हमेशा आंसर तीनों वाले लगाओ? मैंने कहा कॉमन सेंस भी लगाओ। तो तुम यहाँ कॉमन सेंस को छोड़ दिए हो हैं। मौर्य काल में कृषकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बताना है। राज्य जमीन को मापने का कार्य करता था, मतलब जमीन को मेजरमेंट होता था। दास उत्पादन कार्यों में लगे हुए थे। राज्य कृषकों के लिए सिंचाई और जल वितरण की व्यवस्था करता था। इस समय पहली बार सुगठित करण प्रणाली का विकास किया गया था, मतलब गठित सुगठित थी, अच्छी थी।
सारी बातें सही है, मापने का कार्य करता था, तभी तो सही से लेगा। जो दास वगैरह होते थे ना, उनको जो आबाद भूमि होती थी ना, गैर आबाद भूमि, आबाद नहीं गैर आबाद भूमि होती थी, उस पर लगा के उसे आबाद करा जाता था। ठीक है ना, ध्यान रखना, दास कार्यों को उत्पादन में लगाया जाता था। बाकी सही है, सिंचाई और इन सब की व्यवस्था करी, सब बहुत अच्छे से मैंने करवाई ये सारी चीजें। मौर्य शासकों द्वारा एक मजबूत केंद्रीय शासन स्थापित करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऐसा नियंत्रण पाटलिपुत्र की अनुकूल अवस्थिति के कारण हुआ। पाटलिपुत्र से जलमार्ग द्वारा राज्य कर्मचारी चारों ओर आ जा सकते थे। पूरे साम्राज्य में सुगठित सड़क मार्ग का विकास किया गया था। एनसीईआरटी पढ़ते नहीं क्या तुम लोग? मेरे हिसाब से 12th वाली एनसीईआरटी में से है ना? अच्छा, डी वालों में खुशी की ले। अच्छा, सड़क मार्ग भी था, काफी सारे जो रास्ते थे व्यापार वगैरह के लिए, सड़क मार्ग का विकास भी किया गया था। इसीलिए दूर दराज के क्षेत्रों में केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति थी। तो यदि सड़क मार्ग नहीं होगा तो केंद्रीकरण व्यवस्था जो है उसको ठीक से नहीं चलाया जा सकता, कैसे चलाओगे? उसका भी विकास किया गया था। ये मत समझना एकदम चिकनी रोडें थी आज जैसी, लेकिन सड़क मार्ग तो था ना। मैंने कब डी किया, मना करा। मौर्य काल की वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सी गलत है बताना है। बड़े पैमाने पर पत्थर की इमारत बनाने का कार्य आरंभ हुआ, गलत बताना है। पत्थर के स्तंभ राजस्थान में तैयार किए जाते थे। मौर्य शिल्पियों ने बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई। इस काल में पांडु रंग वाले बलुआ पत्थर के एक ही टुकड़े से बना स्तंभ उन्नत तकनीक ज्ञान का उदाहरण है। ये हो सकता है आपसे ना बने। ये थोड़ा परेशान करते हैं, 1 2 3 वालों तो तुम फटाक से करते हैं, इनमें थोड़ी इश्यू होते हैं सर, इनमें भी कोई तरीका बता दो आप। है? राजस्थान में नहीं थे, वाराणसी के पास थे, चुनार के अंदर तैयार किए जाते थे। ये शायद अपना डिस्कस नहीं हुआ था। इनका भी एक तरीका है, लेकिन तुम लोग ना उसी पे मत। यदि तुम्हें कुछ भी नहीं है यार, तुम्हारा लगाने का मन करे ना, तो ज्यादा बड़ा उसको लगाना है, लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना है। इसमें नहीं, इसमें तो लगभग एक जैसे ही है। जैसे 3 ऑप्शन है, एक एक करके दिया है, चौथा ऑप्शन बहुत बड़ा दिया है, तो कोशिश करना कि उसको लगाते हैं। ये सब मैं बातें धीरे धीरे सिखाऊंगा। अभी मैं लूंगा 27 को, मैंने वो फिक्स कर दिया है सेशन, कल से उसका वो बन जाएगा लिंक, उसमें बताऊंगा, देखो आपको ये सारी चीजें ट्रिक। गंगा के मैदान में नई, ये सब तरीकों से आप 10 15 20 क्वेश्चन निकाल लोगे, चिंता मत। गंगा के मैदान में नई भौतिक संस्कृति के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं, सही कौन से है? लोहे का प्रचुर प्रयोग, आहत मुद्राओं का उपलब्धता, लेखन कला का प्रयोग। मेरे को तुम्हारे आंसर देख के हंसी आती भाई। इसमें तो तुक्के की जरूरत ही नहीं है सारी, इसमें तो गलती की बात ही नहीं है। लिपि वगैरह का भी विकास हुआ था, लोहे का भी प्रचुर प्रयोग हुआ, मुद्राओं का प्रचलन भी हो गया था। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य सम्राट था?
ये तो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। सबका ही सही होना चाहिए, गलत ही नहीं होना चाहिए, यही था। हत्या कर दी गई थी इसकी। हाँ, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों में पर विचार करना है और सही बताना है। अशोक की धार्मिक नीति और यज्ञ विरोधी रुख से ब्राह्मणों में प्रतिक्रिया हुई। मौर्य शासन में वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया था और प्रांतों में दमनकारी शासन था। देखो, अशोक के रहते हुए भी, अशोक के रहते हुए भी, हाँ बताता हूं। अशोक के रहते हुए भी जो राज्य वगैरह थे, उनकी व्यवस्था एकदम पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाई थी। उनके एक अभिलेख में उन्होंने, अशोक खुद त्रस्त है इससे कि मैं अपने जीवन में भी इस तरह के दमन जो है या जनता का शोषण है, या उनके साथ एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो अधिकारी वगैरह वर्ग जो बढ़ गया था ना, उस अधिकारी वर्ग का शोषण बढ़ गया था। बहुत ज्यादा अधिकारी वर्ग हो गया था ना, उसका शोषण बढ़ गया था। और एक में अपना दर्द अशोक ने भी बयां कराया। तो अशोक था तब तक थोड़ा वो नियंत्रण था। अशोक के बाद में और दिक्कत हो गई कि उनसे वो अधिकारी वगैरह इतने पावरफुल हो गए कि जनता का शोषण करने लग गए, जनता त्रस्त हो गई, और नियंत्रण, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उनका नियंत्रण भी नहीं रहा राजाओं का। इस तरह की व्यवस्था में एक जगह अशोक ने भी वर्णन करा है, ये शायद एनसीईआरटी में दिया, आपने यदि पढ़ा है तो। मौर्य काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उज्जैन और तक्षशिला के अधिकारियों का स्थानांतरण होता था। इस काल में आहत रजत मुद्राओं का प्रचलन नहीं था। पूर्वोत्तर भारत में सर्वप्रथम पकाई हुई ईंटों का प्रयोग हुआ। सातवाहन में मौर्य शासन प्रणाली का अनुकरण करा। ये तो बिल्कुल सही होना चाहिए आपका। आहत मुद्राएं तो थी ना। देखो, ये अधिकारी जो थे उनका स्थानांतरण होता था। क्यों होता था? क्योंकि दमन करते थे, तो यहां से वहां, यहां से वहां ट्रांसफर, जैसे आज होता है ना, उस काल में भी ट्रांसफर होता था। अधिकारियों का दमन था वहां पर, पिछले क्वेश्चन से रिलेट कर लो, इसलिए स्थानांतरण होता था। पूर्वोत्तर भारत में सर्वप्रथम पकाई हुई ईंटों का प्रयोग हुआ। ये तो फिर या नई लाइन है, सीख लेना। सातवाहनों ने मौर्य शासन प्रणाली का अनुकरण किया। दक्षिण भारत के ज्यादातर राजवंशों ने मौर्य शासन की प्रणाली का एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उसको अपनाया है, उसका अनुकरण करा है। और ये बात अपन ने पहले भी डिस्कस करी है। ज्यादातर राजवंशों ने अपनाया दक्षिणी भारत के इस प्रणाली को। ठीक है ना? मुद्राएं तो थी। उत्तरी पूर्वी पूर्वोत्तर भारत के अंदर कहते हैं कि पकी हुई ईंटों का सबसे पहले प्रयोग हुआ था। ये एक लाइन है नहीं, तो ध्यान रखना है बस। लेकिन ये गलत है, इससे पहले पक्की हुई ईंटों का प्रयोग नहीं करते थे, ऐसे समझ लो। कच्ची ईंटों का करते होंगे। फैक्ट है, एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? यह तो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, उसके बाद आपसे डिस्कस करेंगे कुछ। क्लास टाइम इज अप। ठीक है, अब तुम्हारा पहले तो रिजल्ट बताते हैं। नीलिमा जी फर्स्ट पे है 36, 40 में से, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हरि जी सेकंड पे है, बस टाइम का ही अंतर है। डॉक्टर बसंत साहब थर्ड पे है, 35 है 40 में से। करुणा जी फोर्थ पोजीशन पे है, वेरी गुड। चौधरी साहब फिफ्थ पोजीशन पे है। जहांगीर साहब, शेखर जहांगीर साहब सिक्स पोजीशन पे है 34 के साथ में। कविता चौहान साहब 33 के साथ में सेवंथ पोजीशन पे है। अजय कुमार जी एट्थ पोजीशन पे है 33 के साथ। बाद बबल साहब जो है वो नाइन्थ पोजीशन पे है 33 के साथ।
और गरिमा जी वेरी गुड, 10वीं पोजीशन पे 40 में से 33 के साथ। कोई बात नहीं, गलत हो गए तो हो गए गुड्डी जी साहब, चिंता नहीं कर, अभी कोई टेंशन नहीं करनी है। टेस्ट देना जरूरी है, ऐसे मत समझिएगा कि कोई इसमें रैंक आपकी 50 में आ रही है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं होना, चिंता नहीं करनी, ठीक है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ के पोल नहीं आए तो उसका कारण आपके इंटरनेट का इशू का, मेरे यहाँ नहीं। रोज टेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो चलो संडे को तो रख लो ना टेस्ट, इस बार संडे को इवनिंग वाली क्लास भी नहीं है। संडे को मेरे हिसाब से मैंने लगभग क्लासेस की छुट्टी रखी है। संडे को प्लस वाली क्लास भी नहीं है, स्पेशल भी नहीं है, संडे को रख ले, पॉलिटी का रख ले। रोज के लिए मना कर रहे लोग तो 2 टेस्ट, 2 घंटे का टेस्ट रख लेते, 2 आवर्स का टेस्ट रख लेते, ठीक है। ठीक है, मेरी क्लास नहीं समझ रही तो 2 घंटे का सब पॉलिटी और टेस्ट। उस दिन मेरे हिसाब से कोई क्लास ही नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है, और नहीं कर रहा हूं संडे को, ये तो कर लो ना पॉलिटी वाला, तो क्योंकि पहले से पढ़े हुआ है तुम लोगों का, पहले से पढ़ा हुआ है ना। तो 5 to 7 फिक्स कर लेते हैं, मैं बढ़ा दूंगा इसका पेपर। और कोई क्लास ही नहीं है उस दिन, यही बस एक टेस्ट रहेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि डेली टेस्ट कर लो, चलो कल भी तो मिलेंगे, कल और विचार कर लेंगे। ठीक है, विचार कर लेंगे, विचार कर लेंगे। डेली वाले भी हैं इसमें कुछ, डेली करें तो चलो ऐसा कुछ कर लेंगे, जो दिन को देना हो डेली वो दे लीजिएगा, उनको बाद में भी करवा देंगे, नहीं देना होगा तो ऐसा कुछ कर लेंगे। मेरे को एक दिन का टाइम दो, मैं कल क्लास में बताता हूँ प्लान करके इसको, क्योंकि मेरे इस क्लास के बीच में ही मेरे दिमाग में आई चीज। तो ये तो संडे वाला तो है, कल तो है ही टेस्ट, संडे को भी टेस्ट है। कल क्लास टेस्ट नहीं, कल क्लास है ना, कल क्लास है। चलो कल कर लेंगे ना, कल टेस्ट है क्लास है, अच्छा टेस्ट है, अरे मैं ही कंफ्यूज, टेस्ट है कल किसका, मौर्योत्तर काल का। तो मौर्योत्तर काल का कल टेस्ट है, वो ले लेंगे, फिर अपने डिस्कस कर लेंगे। कल तो मिल ही रहे, परसों भी मिल रहे, संडे को मिल रहे, 3 दिन लगातार मिल रहे। मंडे का, ट्यूसडे को टेस्ट है ही है, वेडनेसडे को क्लास है ही, तो देख लेंगे। चलो ठीक है, कल बात करते हैं बाकी, ठीक है ना। और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं प्लस, वो एसपी सुरेश कोड यूज करेंगे, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरा गाइडेंस तो रहेगा ही रहेगा। और 1 ईयर के लिए 6300 और 2 ईयर के लिए 7560। ध्यान से कोड यूज किएगा एसपी सुरेश, ठीक है ना। चलो पॉलिटी में किसका टेस्ट है, पॉलिटी में टेस्ट है संविधान निर्माण, संविधान की विशेषताएं और प्रियम्बल, पहले भी तो बताया था। संविधान निर्माण, संविधान की विशेषताएं और प्रियम्बल, इनका टेस्ट है, ठीक है। चलो थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर 9:30 बजे।